स्वागत है आपका एक बार फिर से एरोमेटिक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर की, और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है एक्सेलरेशन के बारे में। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन और करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एक्सेलरेशन की, तो हमको वहां से कुछ कुछ बातें समझ में आई थी कि एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और जो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हमको डिफाइन करनी पड़ती है। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। तो ये चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में के अलोंग होती है। ठीक है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है भैया, जरा अब इसको समझते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने लिखा है डेल्टा वी, इसका मतलब क्या है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, समझ में आया? अब अगर ये जो एक्सेलरेशन है या पैरेलल लग रहा हो या एंटी पैरेलल लग रहा हो, यानी कि या तो एंगल 0 डिग्री बन रहा हो या तो 180 डिग्री बन रहा हो। जैसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। और अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगने लगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। तो चाहे 0 डिग्री हो या चाहे 180 डिग्री हो, दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल स्पीड घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है। अब इसके डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में है तो क्या करेगा? इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। इसकी स्पीड इंक्रीज करेगा तो ये इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ, और अपोजिट होगा तो इधर की तरफ। इतनी बात तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ ली थी, लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने कर दिया था। लेकिन अब क्या होगा अगर एक्सेलरेशन केवल स्पीड ना बदले, डायरेक्शन बदल दे? क्योंकि एक जो वेलोसिटी है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए चाहे डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से कुछ भी बदल जाए, वो दोनों की दोनों ही चेंज जो है वो क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से होंगे? एक्सेलरेशन की वजह से। तो अब हमारे पास जो बात है वो ये है कि वेलोसिटी वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन से हमको ये तो समझ में आया कि मैग्नीट्यूड कैसे बदलता है, लेकिन डायरेक्शन एक्सेलरेशन कैसे बदलता है अब ये समझना है। अब इसको जरा समझो। मान लेते हैं कि कोई कार है जो इधर की तरफ जा रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ थी, और हमने बोला कि इस कार की स्पीड नहीं बदली है, यानी कि इस कार के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। क्या बदला है? इस कार की वेलोसिटी बदली, यानी डायरेक्शन बदला है। तो अगर केवल डायरेक्शन बदलने की बात हो तो जरा ध्यान से देखो कि इसका पाथ कैसा हो जाएगा। इसका पाथ ऐसे होगा, डायरेक्शन बदलने का मतलब, या उधर घूमेगी तो ऐसे होगा। अब जब भी कोई डायरेक्शन बदल रहा है तो समझो कि ये एक कर्व फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे एक कर्व फॉर्म कर रहा है। और जब भी कोई कर्व फॉर्म होता है तो उस कर्व को के रिस्पेक्ट में उसको आर्क मानते हुए हम एक कर्वेचर बना सकते हैं। ठीक है। बड़ा ही गंदा कर्वेचर बना है, फिर से बनाते हैं। वापस से बहुत गंदा बना है, एक बार फिर से बनाते हैं, प्रभु का नाम लेके। गंदा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कौन सा बहुत अच्छे हो। ठीक। ये कर्वेचर बना है, यानी कि इतनी दूरी के लिए इतनी दूरी के लिए इसका मोशन कैसा हुआ? सर्कुलर। ठीक है। अभी में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं। ये मोशन कैसा हो गया? ये मोशन हो गया सर्कुलर। अब सर्कुलर मोशन होने के लिए, जब सर्कुलर मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जरूर पता होगा कि सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगना जरूरी होता है। उसके बिना सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है, या फिर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना जरूरी होता है। उसका नाम हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल
फोर्स, अगर फोर्स की बात करें तो, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला फॉर्मूला अगर जानना चाहो तो mv स्क्वायर बाई आर और इसका v स्क्वायर बाई आर होता है, पर फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी। अगर मैं बोलता हूं कि यहां से यहां ये v वेलोसिटी से ही आ रहा था, यानी कि इसने अपनी स्पीड चेंज नहीं की, v स्पीड से ही आ रहा था, तो यहां से यहां आते हुए क्या बदला था? इसकी डायरेक्शन बदली। अब अगर डायरेक्शन बदली है तो एक्सेलरेशन तो फिर भी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है भैया वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। बोलो मेरे भैया, क्या है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है कि नहीं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा v में जो v है वो क्या है? वेलोसिटी। समझ में? और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड बदलने की सारी कंडीशन तो हमको समझ में आ गई, पर डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन तो अभी भी। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किस तरह से लग रहा है कि केवल डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको बदलने का जो तरीका होता है वो कैसे करते हैं कि ये हमेशा हमेशा जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि इसके और इसके बीच में, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचो तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा? हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आई बात? यानी कि अगर एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन बदलेगा। और अगर 0 या 180 पर कर रहा है तो क्या करेगा? मैग्नीट्यूड बदलेगा। समझ में आया? अगर 0 डिग्री पे है तो मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, और अगर 180 डिग्री पे है तो मैग्नीट्यूड घटाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है मेरी? बहुत अच्छी बात। चलो, और हम समझते हैं, अगर मान ले अगर हम मान ले कि ये जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन है, कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है ये 0 और 180 पे एक्ट न करके किसी एक रैंडम एंगल पे एक्ट करने लगता है, ऐसे एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा? इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां से हमको कुछ एंगल दिया गया है। कितने एंगल पे? मान लेते हैं एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन, बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है? इधर की तरफ, और ये इस एंगल पे ये फोर्स लग रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो फोर्स लगने लगा, तो अगर ये इसके बारे में हम बात करें कि ये क्या करेगा? मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड घटाएगा, या डायरेक्शन बदलेगा, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ लेते हैं? कंपोनेंट में। अब इसका कंपोनेंट करना आना चाहिए। मान लो कि ये ए है, तो एक्सेलरेशन अगर ये थीटा है तो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। और इधर का कंपोनेंट क्या आएगा? ए साइन थीटा। समझ में आया? अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ए कॉस थीटा, सॉरी, ए साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये डायरेक्शन बदलेगा? और जब ये डायरेक्शन बदलेगा तो ये ऐसे है। लेकिन केवल ए cos थीटा, ए sin थीटा नहीं है, ए cos थीटा भी है। और ए cos थीटा को अगर देखा जाए तो ये जिधर वेलोसिटी है उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। ए cos थीटा किधर लग रहा है? जिधर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या करेगा? बोलो यार, ये क्या करेगा? ये तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, स्पीड बढ़ाएगा, तो ए cos थीटा की वजह से स्पीड बढ़ेगी। यानी कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या हो? 0 या 180 डिग्री, तो क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड। क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो क्या बदलता है? डायरेक्शन। लेकिन अगर थीटा इज कुछ भी है, थीटा एक्सेप्ट 0, 90 या 180, 0, 90 और 180 छोड़कर कुछ भी है,
तो क्या होता है फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों साथ-साथ बदलते हैं। स्पीड भी बदलती है और डायरेक्शन भी बदलती है। पर मजे की बात ये है कि स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों साथ-साथ बदलते हैं, तो 2 अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं जो दोनों को अलग-अलग तरीके से बदलते हैं। यानी कि हमको अब जब भी कहीं पढ़ाई करनी होगी, स्पीड और एक्सेलरेशन में एंगल जब भी दिया जाएगा, तो हमको सबसे पहले या तो कंपोनेंट करना चाहिए वेलोसिटी के या तो कंपोनेंट कर लो एक्सेलरेशन का। दोनों में से चाहे जिसका कंपोनेंट करना है करना पड़े, लेकिन हम दोनों की पढ़ाई एक साथ नहीं करेंगे, कंपोनेंट में ही करेंगे। और जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आ रहा हो जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आ रहा हो वो क्या बदलेगा डायरेक्शन, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होगा। और जो एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है वो मैग्नीट्यूड बदलेगा, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी एक मोशन सुना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ-कुछ बातें हैं। अब पढ़ रहे हैं, एक बार में क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड, यहाँ पर कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इसको नीचे लाने की कोशिश करती है। पर वो कैसे लगती है? वो तो लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड ना। g की वैल्यू किधर होती है? नीचे की तरफ। ये रही g। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर g में और v में कुछ एंगल बन रहा है। g में v में कुछ एंगल बन रहा है। यानी कि ये क्या करेगा? ये मैग्नीट्यूड भी बदलेगी और डायरेक्शन भी बदलेगा। समझ में आया? क्या-क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम g को तोड़ लें या तो v को तोड़ लें। किसको तोड़ लें? g को भी तोड़ सकते हैं और v को भी तोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी को। पर ज़्यादा सुविधाजनक हमारे लिए रहेगा कि हम v का कंपोनेंट कर लें। तो v का कंपोनेंट अगर करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा v sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा v cos थीटा। v sin थीटा और v cos थीटा। समझ में आया कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? अब जो g है, ध्यान से देखो, तो g नीचे की तरफ और v sin थीटा ऊपर की तरफ। तो g किस पे फर्क डालेगा? किसकी स्पीड बदलेगा? v sin थीटा की। क्या करेगा? घटाएगा। घटाएगा। तो ये पार्टिकल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके इसकी स्पीड घटती रहती है। अच्छा, घटते-घटते क्या हो जाती है? 0। जैसे ही 0 हुई, मान लेते हैं यहाँ पे v फाइनल, जैसे ही 0 हुआ, क्या उसके बाद ग्रेविटी खत्म हो जाती है? फिर लगना बंद हो जाती है? नहीं, लगती तो फिर भी रहती है ना। अरे यार, इसको ऐसे फेंका, ये ऊपर जाके कहीं पर रेस्ट पे हुआ था, तो इसके रेस्ट हो जाने से ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी भी लग रही है। तो अब वो क्या करती है? अब पार्टिकल को अपने डायरेक्शन में लेके चली जाती है। और ये बहुत खतरनाक होता है जब हम कभी पढ़ रहे होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो। फिर उसमें बहुत सारे उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बॉडी कहीं पे भी जाकर रुक के वापस अपने पाथ को रिटर्न बैक कर सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन वाली सीरीज की, एक्सेलरेशन की क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर देखना, उसको मिस नहीं करना। हाँ, देखो, पार्टिकल ऊपर गया, रेस्ट पे हुआ और रेस्ट पे आके फिर वापस नीचे आ गया। फिर क्या ये v cos थीटा पे कोई फर्क डालेगा? नहीं, क्योंकि v cos थीटा कैसे है? इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है? और जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या बदल सकता है? केवल और केवल डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड बदलने की क्षमता उसमें नहीं है। हालांकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन वापस से देखोगे तो कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है? अब इसको कैसे होता है उसको डिटेल में बात करेंगे जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाएगा तब। ठीक है? दूसरा एग्जांपल, जब आपने कभी सर्कुलर मोशन सुना हो, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है जब सर्कुलर मोशन होता है जो, तो एक एक्सेलरेशन तो कंपल्सरी है कि वो लगेगा ही लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। इसको टाल नहीं सकते, ये लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा भैया? कि अगर मान लो, ध्यान से अगर देखो कि ये v स्पीड से घूम रहा है, इसकी ध्यान से सुनना है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। v इसकी स्पीड है इस वक्त, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये स्पीड की वैल्यू बोलेंगे। v अगर स्पीड है, ये लगातार उसी स्पीड से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो अगर ये घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन तो बदल ही रही है।
अभी इसकी डायरेक्शन देखो इधर की तरफ थी, यहाँ पर डायरेक्शन देखोगे तो इधर की तरफ हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन देखोगे इधर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन देखोगे इधर की तरफ। यानी कि इसकी डायरेक्शन हर पल हर क्षण बदल रही है। यहाँ पर भी बदल रही है, इधर की तरफ, यहाँ पे भी बदल रही है, हर वक्त बदल रही है, यहाँ पे भी बदल रही है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जब बदल रही तो डायरेक्शन बदलते वक्त एक्सेलरेशन तो चाहिए। अच्छा, वो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल या परपेंडिकुलर? हमको कॉमन सेंस कहता है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। पैरेलल होता है वो क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। परपेंडिकुलर वाला क्या बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर ये डायरेक्शन बदल रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, स्पीड के परपेंडिकुलर। अच्छा, स्पीड हमेशा ऐसे जा रही है, टेंजेंट के अलोंग जा रही है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो रेडियस ही तो आएगा। तो उसको कहीं पे भी ज्वाइन करना हो सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता देगा। मैथमेटिक्स की कहानी है। मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट से 90 डिग्री कोई लाइन लेके आओ, वो उसका रेडियस ही होगी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थीटा कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है? हो सकता है कि इसकी स्पीड जो सर्कुलर मोशन में स्पीड भी घट बढ़ रही हो। अब जब स्पीड घट बढ़ रही होगी तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? स्पीड घटेगी बढ़ेगी तो उसको कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा? तो स्पीड घटने या बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल सॉरी टेंजेंशियल नहीं, पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन। मेरे मुंह से गलती से नाम निकल गया पर बोलते उसको वही टेंजेंशियल ही बोलते हैं। स्लिप ऑफ टंग, टेंजेंशियल ही नाम है उसका, मैंने बोल दिया पहले ही, ठीक है, पर मैं बताने वाला नहीं था। मान लो कि इसकी स्पीड बदलना चाहते हैं, तो स्पीड बदलने के लिए एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, यानी कि किधर होना चाहिए, एक्चुअली में टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए, हाँ या ना? टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम टेंजेंशियल पड़ गया, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पूछा जाए कि तुम क्या करते हो भैया, तो ये बोलेगा कि भैया मेरा काम तो केवल डायरेक्शन बदलना है। और अगर केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से पूछा गया तुम क्या करते हो, तो बोलेगा भैया मेरा काम तो वैल्यू बदलना है, स्पीड बदलना है, मैग्नीट्यूड बदलना है। तो अगर इस दोनों का कंपोनेंट किया जाए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे और एटी ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे, सेंट्रीपिटल ऐसे, दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए रिजल्टेंट, तो वो कहीं इधर आएगा, ए नेट। तो अगर किसी सर्कुलर मोशन पर ए नेट की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। और अगर हमको स्टडी करनी होगी, एक्सेलरेशन दे दिया गया और हमको सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी होगी, तो हमको उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना होगा, एक सर्कुलर और एक सॉरी सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। जो सेंट्रीपिटल होगा वो क्या बदलेगा, सेंट्रीपिटल वाला केवल और केवल डायरेक्शन बदलेगा, और टेंजेंशियल वाला केवल और केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? बोलो यार। यानी कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की, हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात की, दोनों ही मोशन में हमको समझ में आया कि जब भी एक्सेलरेशन को तोड़ना होगा तो जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा उसका केवल और केवल इकलौता एक ही काम है इस दुनिया में, वो मैग्नीट्यूड बदलेगा। और जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका केवल एक ही काम है कि वो डायरेक्शन बदलेगा। कुछ बात समझ में आई है? कुछ क्लैरिटी है? बोला यार, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो यहाँ तक हमारी बातें जो थी वो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से चली जा रही। अब जरा ध्यान से समझो, हमने बोला था, हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती। अब ये जो बात है, इस बात को जरा समझना कि जो एक्सेलरेशन होता है वो ये इंश्योर नहीं करता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाए। मेरी बात को जरा ध्यान से समझें। एक्सेलरेशन कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ये जरूर इंश्योर करता है कि चेंज इन वेलोसिटी चाहे जो डायरेक्शन हो वो हमेशा एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए।
अब इसको कैसे समझना है? मैं वापस से प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल लेता हूँ। ये रहा हमारा वी नहीं बनाते हैं, इसको यू बना देते हैं। ये रहा हमारा यू, ठीक है? अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा समझते हैं कि इसको तोड़-तोड़ के पढ़ते हैं। ये पूरा मोशन ऐसे रहा होगा। अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाना बनाना चाहें, तो ये रहा टेंजेंट और फिर ये रहा टेंजेंट, ठीक है? तो अगर हम देखें, तो अभी वेलोसिटी u इधर की तरफ थी और थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गई v, ठीक है? तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होगा? v वेक्टर माइनस u वेक्टर। v वेक्टर तो ये ऐसे ही रहेगा, पर u वेक्टर कैसे होगा? माइनस u वेक्टर। माइनस u वेक्टर का मतलब ऐसे। वेक्टर को माइनस करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को माइनस करने का तरीका यही होता है कि अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखा गया है, तो a वेक्टर को एज इट इज रहने दो। b वेक्टर को जो क्या क्या करना होता है कि उसको रिवर्स कर देते हैं और रिवर्स करने के बाद जोड़ देते हैं। तो ये रहा v वेक्टर और हमारा u वेक्टर कैसा हो गया? ऐसा। गलत बन गया। v वेक्टर हमारा ये रहा ऐसे और जो u वेक्टर है वो कैसे हो जाएगा? ऐसे। तो जब हम यहां से ये बनाएंगे, यहां से ये बनाएंगे, तो ये हमको क्या देगा? v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अच्छा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर g की डायरेक्शन किधर थी? नीचे की तरफ। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है और g इधर की तरफ। तो g ने क्या इंश्योर किया? g की डायरेक्शन में अभी v नहीं है। v अभी भी किसी और डायरेक्शन में है। वो g की डायरेक्शन में ही है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो g की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो बात मैंने लिखी थी, इस बात को अब जरा ध्यान से समझो, क्या लिखा गया था? एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होती है। लिख सकते हो इस पॉइंट को। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along the direction of direction of change in velocity। यानी कि वेलोसिटी में चेंज की जो डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होनी चाहिए या होती ही। एक्सेलरेशन यही इंश्योर ही करता है। समझ में आया? तो अभी जो इस लेक्चर में हमने बात की है, वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में बात की है, ठीक है? और इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की है। इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी बात कर चुका हूँ। तो जरा आप ध्यान से समझना, इस लेक्चर में जो भी मैंने बताया है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन की सीरीज के लेके आऊंगा मैं। ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा बात करूंगा ग्राफिकल एनालिसिस पे, ठीक है? तो ग्राफ पे और फिर उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। लेकिन आज की जो बात है, वो बात बहुत एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना और नोट किए रहना। इसके नोट्स चाहो तो बना लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है? तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।